हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में हमारा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स पे रहेगा, कोल और पेट्रोलियम, और उनसे डिराइव होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, यानी हमारी आम ज़रूरतों के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स, यानी आम आदमी जो है, इंसान जो है, बहुत मेहनत करके बनाता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5.1 में बोला गया है कि आप एक लिस्ट बनाइए उन मटेरियल्स की जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और फिर उन्हें क्लासीफाई कीजिए कि कौन से नेचुरल हैं और कौन से मैन मेड हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में ये सब भी है? तो हाँ, आपकी लिस्ट में इन सब का भी तो आप उपयोग करते हो, तो ये सब भी होंगे। और ये सब जो है वो हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब बूझो ने हमसे एक सवाल किया है, क्या ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या कुछ समय तक यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं? सो कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो सकती हैं? आपने वाटर के बारे में तो पढ़ा ही है क्लास 7 में। क्या वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है? नहीं, उसकी भी एक लिमिट है। अगर हमने उससे ज़्यादा यूज़ किया तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अभी हमने पढ़ा नेचर से जो रिसोर्सेज मिले, नेचुरल रिसोर्सेज, अब उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, हम उनको कितना यूज़ कर सकते हैं, इस बेसिस पे इनको दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जिनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी और जिनको अगर हमने उतना यूज़ कर लिया तो ख़त्म। और इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो अनलिमिटेड है, हम उनको जितना भी यूज़ करें उससे कुछ फ़ायदा नहीं पड़ने वाला, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पढ़ते हैं। सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। These resources are present in unlimited quantity in nature, यानी नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, जैसे कि सनलाइट और एयर कभी भी नहीं ख़त्म होंगे भले ही हम कितना भी यूज़ कर लें। ठीक है। फिर है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनका जो अमाउंट होता है वो लिमिटेड होता है। ये जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर हमने इनको एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया तो फिर ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर है एक्टिविटी 5.2। आप कुछ कंटेनर्स लीजिए, उसमें पॉपकॉर्न, पीनट्स, कुछ भी खाने का सामान जो है रख लीजिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 7 ग्रुप में बांटिए और फिर 7 ग्रुप्स को छोटे छोटे सब ग्रुप में डिवाइड कीजिए। तो 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, पहले ग्रुप में 1, दूसरे ग्रुप में 2 और तीसरे ग्रुप में 4। ठीक है। तो इसी तरह से आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बनानी है। तो अब ये जो सब ग्रुप्स हैं ये कौन है? ये है हमारे कंज्यूमर्स, यानी जो इन सबको खाएंगे। हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में 1 ही था, सेकेंड जनरेशन में 2 थे और थर्ड जनरेशन में 4 थे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स का नंबर भी बढ़ेगा। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, यानी टेबल पे हर एक ग्रुप के लिए एक कंटेनर भर के रख दीजिए। अब सारे कंज्यूमर्स को कहिए कि सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं वो उनको कंज्यूम करें, फिर सेकेंड जनरेशन वालों को बोलिए कि वो बचे, और अगर फिर भी कुछ बचता है तो बोलिए कि जो थर्ड जनरेशन है उन्हें खाने को। पर देखिए क्या सारे जो थर्ड जनरेशन के लोग हैं वो सब उनको कंज्यूम कर पा रहे हैं या फिर नहीं, और उनके कंज्यूमेशन के बाद, उनके कंज्यूम करने के बाद क्या कंटेनर में अभी भी कुछ बचा है? तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ नहीं
कुछ ना कुछ या तो नहीं खाएंगे, अगर सबने खा लिया तो फिर कोई ना कोई जो है उसको कम मिलेगा, या फिर हो सकता है कि हमारा कंटेनर जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाए। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource. मान लीजिए कि ये जो कंटेनर में ईटेबल्स है ये है हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो या फिर नेचुरल गैस हो। अब हर एक जो ग्रुप है उसका अलग कंजप्शन पैटर्न है, जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसने कम खाया, पर जो थर्ड जनरेशन थी उसमें ज़्यादा लोग हैं, तो उनका कंजम्पशन लेवल जो है, उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी थोड़ा डिफरेंट है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि जो पहले जनरेशन्स वाले थे वो लोग लालची हैं। हो सकता है कि वो लोग जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में थोड़ा सा कंसर्न्ड हो, उनके बारे में सोच रहे हों, और हो सकता है इसी वजह से उन्होंने उनके लिए कुछ छोड़ दिया हो। ओके, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये सब कहाँ से आती है? ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है, यानी जो जीवित प्राणी होते हैं उनके डेड रिमेन से, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। इसीलिए अब ये फॉसिल्स से आए हैं और ये सब फ्यूल्स हैं, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कोल के बारे में। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, आपने इसे देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। ये स्टोन यानी पत्थर की तरह हार्ड होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, यानी ये उन जलावनों में से एक है जिनसे खाना बनाया जाता है। शुरुआत में इसे रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन को चलाने के लिए, और साथ ही साथ इसका थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसे फ्यूल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोल की कहानी। वेयर डू वी गेट कोल, हमें कोल कहाँ से मिलता है और किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, तो वो हम इस स्टोरी से जानेंगे। 300 मिलियन साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी उस पर बहुत ही घने जंगल थे, ठीक है, और वो सब लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ में प्रेजेंट थे। अब बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लड और बहुत सारे कैलेमाइटीज़ की वजह से ये जो फॉरेस्ट है वो सॉइल के अंदर बड़ी हो गए, दब गए। अब ये दब गए तो इसके ऊपर सॉइल की और लेयर, जैसे मान लीजिए ये है एक प्लांट, सबसे पहले इस पे सॉइल की एक लेयर, फिर टाइम टू टाइम इस पे दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। तो अब ये जो लेयर बन रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ट्री है वो धीरे धीरे कंप्रेस होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। और हम जानते हैं कि अर्थ के इनर साइड में जो टेम्परेचर होता है वो भी हाई होता है, और साथ ही साथ इस टेम्परेचर हाई होने की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो हमारे डेड रिमेन्स यानी जो फॉसिल्स हैं वो और अंदर जाने लगते हैं। अंडर हाई प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर ये जो डेड प्लांट्स हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अस कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, यानी ये जो कोल होता है इसमें ज़्यादातर कार्बन होता है। इसी वजह से इसका ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन का, जिसमें ये डेड वेजिटेशन से कोल में बदलता है, उसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, व्हाट इज कार्बनाइजेशन? It is the slow process of conversion of dead vegetation into coal. Since it was formed from the remains of vegetation, यानी vegetation के remains से बना था, इसीलिए इसे fossil fuels कहते हैं। फिगर 5.2 में एक कोल माइन की पिक्चर बनी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। When heated in air, यानी जब हम कोल को एयर में हीट करते हैं तो ये कोल जलता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस, यानी ये जो कोल है इसको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स पाने के लिए, जैसे कि कोक, कोल टार और कोल गैस। तो अब एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले कोक, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी काफ़ी टफ होता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और ये कार्बन का
प्योर फॉर्म है। और ये जो कोक है इसको स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है और इसको बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। फिर है कोल टार। तो ये जो है वो ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड है, मोटा सा लिक्विड है जिसकी बड़ी ही ख़राब स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी लगभग 200 चीज़ों का मिक्सचर ये है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, यानी कोल टार से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनको हम स्टार्टिंग मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चर में, हमारी एवरीडे लाइफ में भी और इंडस्ट्री में भी, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इन सब के रॉ मटेरियल्स यही कोल टार होता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar, यानी जो हमें naphthalene balls मिलता है जिससे हम इन मॉथ्स को रेपेल करते हैं, ये भी हमें कोल टार से ही। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. यानी आजकल बिटुमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है रोड्स को मेटल करने के लिए, जिसमें पहले किसका इस्तेमाल किया जाता था? कोल टार का। अब हम देखते हैं कोल गैस। सो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी जब हम कोल पे प्रोसेसिंग करते हैं कोक में बदलने के लिए तब हमें मिलती है ये कोल गैस। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कोल गैस जो है इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के अराउंड। आजकल इसे हीट के एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लाइट के। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज़, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास सिचुएटेड होती हैं उनमें ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। You know that petroleum is used as a fuel in light automobiles। आप जानते हैं कि जो हल्की हल्की गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार, इन सब में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जबकि जो भारी भारी व्हीकल्स होती हैं जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर्स ये सब डीजल से चलती हैं। तो अब ये जो पेट्रोल और डीजल है ये सब एक नेचुरल रिसोर्स से पाए जाते हैं जिसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो पेट्रा और ओलियम दो वर्ड से डराइव हुआ है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। और ये जो है वो हमें अर्थ के नीचे प्रेजेंट रॉक से माइन करके निकाला जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फाउंड? क्या आपको पता है कि ये पेट्रोलियम कैसे बनता है? जैसे कोल की स्टोरी पढ़ी, ठीक उसी तरह से पेट्रोलियम की भी एक स्टोरी है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, यानी सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से बना था हमारा पेट्रोलियम। ये ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? मर गए, तो इनकी जो बॉडी थी वो सी के बॉटम में सेटल हो गई और धीरे धीरे सैंड और क्ले के जो लेयर्स थे उनसे कवर हो गई। और मिलियंस ऑफ ईयर में जब ये एयर की एब्सेंस में रही, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर रही, तभी ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। अब देखना है आपको फिगर 5.4 में, इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इट शोज़ द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी किस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपोजिशन होता है। आप जानते हैं कि जो पेट्रोलियम ऑयल का जो लेयर होता है, इसका जो जिस लेयर में पेट्रोलियम ऑयल होता है ये वाटर के लेयर के जस्ट ऊपर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि जो ऑयल और गैस हल्के होते हैं, वाटर से हल्के होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो उससे मिक्स नहीं होते और ये उसके ऊपर होते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, यानी पहला जो तेल का कुआं था वो पेनिसलावानिया जो कि यूएसए में है वहाँ से ड्रिल किया गया था। 8 साल बाद माकुम जो कि असम में है वहाँ से डराइव किया गया था। और आज की बात करें तो आज भारत में ऑयल जो है वो असम, गुजरात, मुंबई और रिवर बेसिन्स में मिलता है ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। नाउ लेट्स सी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी किस तरह से पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है।
तो पेट्रोलियम जो है वो एक तरह का डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है। इसकी एक बदबू टाइप सी होती है, ठीक है। और ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है। इसमें पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स टेबल 5.1 में दिए हुए हैं। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं। और नेचुरल गैस, उन सब को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर उन सब से डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन और दूसरी मैन मेड प्लास्टिक बनाई जाती है। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया जाता है। और इसको जो है फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। अब इसकी बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है पेट्रोलियम की, कितना यूज़फुल है हमारे लिए, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इसको ना पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बड़ा ही इजी होता है। इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है कंप्रेस करके, इसीलिए इसे कहा जाता है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी। और इस सीएनजी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पावर जनरेशन के लिए। और इसे फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है और साथ ही साथ ये क्लीनर फ्यूल यानी साफ फ्यूल है। अब हम देखते हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है और उनके क्या क्या यूज़ है। सबसे पहला है एलपीजी। तो एलपीजी जो है उसको हम घर और इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर है पेट्रोल। तो पेट्रोल को तो हम मोटरसाइकिल में यूज़ करते हैं और ड्राई क्लीनिंग में ये सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। फिर है केरोसिन। तो केरोसिन जो है वो स्टोव्स, लैम्प्स और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। फिर है डीजल। तो ये हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए फ्यूल की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन में यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स इज़ यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, इन सब में उसका इस्तेमाल होता है। और बिटुमिन के बारे में तो पढ़ा ही, पेंट और रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, यानी सीएनजी का एक बड़ा ही अच्छा फ़ायदा है कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। घर पे लाया, तुरंत जला दिया, और इसको जो है पाइप्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। और वैसे ही एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन जो है वो गुजरात के वडोदरा में भी है, दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी है और दूसरे जगहों में भी है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. यानी बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में स्टार्टिंग मटेरियल यानी रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। इंडिया में वास्ट रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। हमारे कंट्री में जो नेचुरल गैस है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है उन सभी जगहों पे पाया जाता है। अब बूझो ने क्वेश्चन किया है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, यानी ये जो कोल पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है क्या ये लैब में हो सकता है डेड ऑर्गेनिज्म से? तो पहेली ने बड़ी ही समझदारी के साथ जवाब दिया है नहीं, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन है बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए उनके फॉर्मेशन के लिए जो कि लेबोरेटरी में नहीं हो सकती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यानी कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। शुरुआती में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। एग्जॉस्टिबल के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स ये सब एग्जॉस्टिबल हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब कॉम्प्रेस्ड रहते हैं फिर वो इन फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो वो तो कुछ ही सालों में प्रोड्यूस हो जाती हैं।
मोर ओएवर। और साथ ही साथ जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, और एयर पोल्यूशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेंशन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए ज़रूरी है कि हम फ्यूज़ को तभी यूज़ करें जब नेसेसरी हो, उसकी ज़रूरत हो। इससे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बेटर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम होगा, एंड ऑल्सो अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी ज़्यादा टाइम तक हम इनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। इन इंडिया, भारत जो है उसमें जो द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी PCRA है, उसने बहुत सारे एडवाइस दिए हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं वाइल ड्राइविंग। टिप्स देखते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, जितनी देर तक हो सके कांस्टेंट स्पीड पे और मॉडरेट स्पीड पे गाड़ी चलाइए। और जैसे ही ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट आए तो इंजन जो है उसे बंद कर दीजिए, और जो टायर प्रेशर है उसको इंश्योर कीजिए, और गाड़ी जो है उसको रेगुलर मेंटेन करके रखिए, रेगुलर उसका जो है चेकअप टाइप सा करवा दीजिए। ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।